guys, Hakuna Matata. This is Harsh, your maths master teacher at Vedantu. क्या हाल है? कैसा जा रहा संडे? मजा आ रहा है? ठीक है, तो चलो आज का सेशन देखते हैं कि आज आप क्या पढ़ोगे इस सेशन में. वी आर गोइंग टू स्टडी सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली कब यूज होता है? जब हमें दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होता है. तो वी विल बी स्टडिंग टू मेथड्स, substitution method in this session and there is one more method, elimination method. जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो तीसरा मेथड जो आपका एनसीईआरटी में था, that has been reduced. ठीक है, तो अब वो रिवाइज सिलेबस में नहीं है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो आर यू गाइज रेडी? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल, है ना. जो भी नए बच्चे ज्वाइन करे हैं, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वेल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, ऑल द न्यू ज्वाइनीज, लेट मी टेल यू गाइस कि वेदांतु लेके आया है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसमें योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड, नोट्स विल बी गिवन टू यू, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड, इवन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नो, तो चॉइस ऑफ शेड्यूल आपका है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपकी है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी बिकॉज वी हैव अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू गाइस, दैट इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. सो इन सब चीजों के साथ साथ आपको बोनस भी मिल रहा है. क्या बोनस मिल रहा है? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑल माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइस. योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स विल बी गिवन टू यू एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन. तो हाँ, वो तो मिलेगी ही. ठीक है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक which is given in the description box below. and फिर उसके बाद मजे के 3 easy steps. फर्स्ट स्टेप, choose your grade, 9th 10th जो भी आपका ग्रेड है. सेकेंड स्टेप इज चूज योर बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या महाराष्ट्र बोर्ड. ओके, हो गया. लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? ये गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे करना है क्लिक. तो यहां पर आपको करना है क्लिक. पर क्लिक करने से पहले जरा देख तो लो कि प्रो दे क्या रहा है आपको. तो यू हैव बीन गिवन अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव क्लासेस, इंडियाज बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका, देन इन क्लास डाउट सॉल्विंग, जितने मर्जी डाउट पूछो बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा टीचर्स प्रोवाइडेड टू यू फॉर particularly डाउट सॉल्विंग बच्चा लोग. देन टेस्ट सीरीज असाइनमेंट्स, तो हाँ मिलेगा. गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट, यस इट इज. तो शेड्यूल टाइम दैट सूट्स यू गाइस. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. फिर आपके पास 3 प्लान आएंगे. फर्स्ट इज 1 मंथ प्लान. द 1 मंथ प्लान अगर आप चूज करते हो और आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ADK Pro. क्या कूपन कोड है? ADK Pro. क्यों अप्लाई करना है? बिकॉज इससे आपको मिलेगा 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है. तो बच्चा लोग ये देखो, जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली फ्लैट 404 रुपीज ऑफ हो रहे हैं. ठीक है, तो आपका जो मंथली अमाउंट बन रहा है ये. बट अगर आप 3 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1050 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है एंड आपकी 3 मंथ की फीस बन जाएगी ये, राइट. And but if you are taking the course for 6 months, तो 1 month का फी बहुत ही नेग्लिजिबल, वो बन जाता है हमारा 1629 रुपीज ओनली. 1629 रुपीज ओनली, जिसमें आपको मिलेगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन एसएसटी, देन इंग्लिश. ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे. इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेगी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है जी. तो कूपन कोड आपको लगाना है ADK Pro फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट. और जो फाइनल पैकेज का आपका रेट है फॉर 6 मंथ्स, इट बिकम्स 9774. So why don't you guys come and avail this opportunity? Because it is a limited time period offer. तो आप आ जाओ because all the batches have already been started. तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो ताकि आप पीछे ना रह जाओ. ठीक है, तो क्या करना है? Visit this link and apply the coupon code ADK Pro. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे substitution method के साथ. तो algebraic method to of solving a pair of linear equations. अब क्वेश्चन है कि why do we need algebraic methods when we have already studied कि हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो algebraic methods की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको याद हो तो ग्राफ बनाते टाइम मैंने आपको बोला था कि हमेशा कोशिश करनी है कि इंटीग्रल वैल्यूज लो. Why?
बिकॉज जब आप फ्रैक्शनल वैल्यूज लेते हो बच्चा लोग, जब आप फ्रैक्शनल वैल्यूज लेते हो तो गलती होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ग्राफ में अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस अलजेब्रिक मेथड्स, जिसमें हम एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, राइट? So the graphical method is not convenient in cases when the point representing the solution of a linear equation has non-integral coordinates. जब हमारे पास non-integral coordinates होते हैं तब convenience नहीं रहती with if we use graphical method, and there is every possibility of making mistakes of reading such coordinates. तो कुछ ना कुछ points का भी इधर उधर गड़बड़ हो गया तो बात नहीं बनेगी, right? Solution गलत हो सकता है. So that's why we study algebraic methods, and there are two algebraic methods that we are going to study here. Substitution and elimination method, right? So substitution method में क्या होता है, we will do this step by step कि कैसे करते हैं. But before applying substitution method और elimination method, जो भी आपको equations given होती हैं, जो भी आपको दो linear equations given होगी बच्चा, उनको standard form में लिख लेना है. Starting वहीं से करेंगे, right? उसके बाद आपने क्या करना है, find the value of one variable, है ना, say y in terms of the other variable. एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी भी जो भी आपको इक्वेशन इजी लगती है ना, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख देना. बस ये स्टेप कर लिया. उसके बाद क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो दूसरी इक्वेशन बची जिसमें से आपने वो वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन बची उसमें आपने उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल. उसको आपने उस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेना है. जो भी आपकी x या फिर y की वैल्यू आती है उसको फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करके आपने जो है y और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूट, जैसे आपके पीरियड्स, आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं, क्लासेस होती है ना, जब कोई टीचर एब्सेंट होता है तो आपको बोलते हैं कि किसकी सब्स्टिट्यूशन लगी है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टीचर को कौन आज के लिए रिप्लेस कर रहा है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी और वैल्यू को उसमें डाल देना, उसकी जगह दे देनी. ठीक है, तो वी आर बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्योंकि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वन वेरिएबल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी उस एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आएगी. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? तो स्टार्ट करें. लेट्स नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द मेथड अच्छे से, राइट? Okay, so this is your first question. Solve the following pair of equations by substitution method. अब इसको कैसे करोगे, देखो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप है कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है एक को इक्वेशन 1 दे दो और दूसरे को इक्वेशन 2 दे दो. सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने नेमिंग करनी है, कर दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. उसके बाद क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रही है, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू निकालना इजी लगेगा, वो वाली इक्वेशन उठा लेनी है. सपोज मैं उठा रही हूँ ये वाली इक्वेशन क्योंकि इसमें से मुझे इजी लग रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर कैसे लिखना है वो मैं आपको फिर बताती हूँ. ठीक है, पहले समझ लो. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले रहे हैं ना हम, तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली, x इक्वल्स टू, इस 2y को उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2y. तो मेरे पास सीधी सीधी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2y. इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3. इजी रहेगा. नेमिंग जब भी आप करते हो तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो नेमिंग साथ के साथ करते रहना बच्चा. ठीक है, उसके बाद देखो फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, अब हमने x वेरिएबल को लिख लिया y की फॉर्म में. अब क्योंकि ये वाली इक्वेशन अब हम यूज कर चुके हैं, अब इसको क्या करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है ये ऊपर वाली इक्वेशन में, क्योंकि अभी ये इक्वेशन हमने यूज नहीं करा. ठीक है, तो बस x जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये वाली वैल्यू लगा देनी है, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2y, उसके बाद है माइनस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 2. अब इसको ओपन कर लो, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y, यहाँ पर आ गया 15y इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब y y वाली टर्म्स उधर ले जाओ, कांस्टेंट इधर ले आओ, तो 21 माइनस 2 बन गया हमारे पास 19, और ये उधर जाएगा तो ये बेसिकली बन जाएगा 15y प्लस 14y.
तो ये 19 इधर है और यहाँ पर हमारे पास आ गया 29y, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 29 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 19/29, ये निकल आई हमारी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है जी, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब क्या करना है, अब निकालते हैं, अब तीसरा स्टेप सुन लो ध्यान से। अब इस y की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 3 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 इक्वेशन उठाई, क्योंकि मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू वाई, एंड y मेरे पास है 19/29, राइट। तो ये आपने जब पुट करा वैल्यू, तो ये अब हमारा आ गया 9 3 27, तो ये बन गया 87 माइनस 38/29, एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकली, 49/29। तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू बचा लोग, और ये मेरे पास आ गई थी y की वैल्यू। तो हमें ये सॉल्व करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मेथड समझ में आगे आ जाए, फिर तो आरएसआरडी के क्वेश्चंस तो आप हलवा बन जाएगा, वो तो आप अच्छे से लगा लोगे, अच्छे से कर लोगे। ठीक है जी, आगे देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गए हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे, लिखने का ढंग जरूरी है, बिकॉज लिखने के तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन, ये छोड़ो, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। वी विल राइट, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 लिखेंगे एंड राइट इट एज x इक्वल्स टू दिस, ये लिख दिया, एंड इसको हमने नेम दे दिया 3। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको 3 नेम दे रही हूँ, ठीक है। ये आप साथ के साथ में नेम्स इक्वेशंस को नेम करते रहना, वो एग्जामिनर अपने आप देख लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है आपका, कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जैसा हमने किया। ये लाइन लिखनी जरूरी है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो बस डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करके हमारे पास देयरफॉर y इक्वल्स टू ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जो हमारा इक्वेशन 3 था उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो आंसर ये आ गया। तो बस ये वाली लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, क्योंकि ये एग्जामिनर को बताना जरूरी है कि हम कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं भूलना। तो आगे क्वेश्चन देखें, चलो ये वाला क्वेश्चन अब मेरे साथ करो आप लोग, ठीक है। मुझे पता है आपको आता है ये वाला मेथड, तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठा लो, सपोज ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, या फिर सपोज ये वाली इक्वेशन इजी लग रही है तो ये उठा लो। तो यहां से अगर मैं पिकिंग इक्वेशन 1, इसको सबसे पहले हम नेमिंग देंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आ गई बेसिकली 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो जब भी आप ऐसा कुछ x या y की वैल्यू निकालते हो, उसको हमेशा बॉक्स में लिख देना, क्योंकि ये अच्छा लगता है, दिस इज अ प्रेजेंटेबल वे टू राइट अ क्वेश्चन, ठीक है, राइट अ सोल्यूशन, राइट। तो ये उसको पता चल जाएगा कि इस डिब्बे में x की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया, तो यू विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में वो लाइन लिखने के बाद आपने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, x की जगह पे यू विल राइट 9 माइनस 3y अपॉन 2 then plus 6y equals to 80, and then you will solve this equation. तो what you will get is, यहाँ पे 2 2 4 आ गया, 9 2 36 आ गया, सॉरी 9 2 18 आ गया, सॉरी 18 आ गया, यहाँ पर 6y आ गया, यहाँ पे प्लस 6y है, यहाँ पर 18 आ गया। तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया और हमारे पास कुछ 18 इक्वल्स टू 18 बचा। और आप बोलोगे मैम ये क्या है, यहाँ पे तो y गायब ही हो गया, हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, पर y तो गायब हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वेयर डिड दिस वेरिएबल y गो, एक्चुअली क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ y, हमें कोई y की वैल्यू नहीं मिली। अगर y की वैल्यू नहीं मिली तो हमारे पास कोई भी x की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं आ रही, जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज इनमें जो वैल्यूज हैं, जो सोल्यूशन है, दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अगर मैंने जो आपको पीछे कंसिस्टेंसी सिखाई थी, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो a1 अपॉन a2
इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा। ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो। तो a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 इज 9 अपॉन 18, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये भी कैंसिल आउट, 1/2 1/2 1/2, ये सब कुछ 1/2 बन रहा है, राइट। तो ये सिचुएशन होती है कब, जब हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर होता है। बट कैसा कंसिस्टेंट पेयर? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन, राइट। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन इसका ऐसे बना, आपको मैंने दिखाने के लिए ये वाला क्वेश्चन रखा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पहले खुद से बनानी है, देन उनको सॉल्व करना है एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बड़ा सिंपल सी चीज है कि दो नंबर ले लो, लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 26। एंड बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एंड बोल रहा है कि एक नंबर जो है दैट इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब ये ध्यान में देना है, सिंस वी आर डूइंग x माइनस वाई, मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि x नंबर जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। तो x को हम 3y ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनी है कि x के पास, x की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, तो बस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, बेसिकली 2y इक्वल्स टू 26 एंड देन y इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू तो 13 आ गई, और इस 13 की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 3 39। तो हमारा सोल्यूशन आ गया। ये बहुत ही इजी सोल्यूशन था। तो इस फॉर्म में भी आपको जो है सॉल्व करना पूछा जा सकता है। पहले आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी होगी, उसमें से यू हैव टू फॉर्मुलेट इक्वेशन, है ना, और उसको फिर आपने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यू इजी लग रही है उसको उठाओ और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सपोज इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं उठाऊं, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, +3√3y है, तो उधर जाके -√3y हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिंस x की वैल्यू निकाली, इसको बॉक्स में रख दो। अब बोलना है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब इसको इक्वेशन 2 में डालना। तो इक्वेशन 2 में जब हम डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -√3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो √3 इंटू √3 तो बन जाएगा 3, बिल्कुल बन जाएगा 3। तो ये बन गया -3y, और नीचे क्या है √2, और इसको मैं √8 को क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि √8 क्या होता है, √2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये पेयर तो बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2√2 y इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, √2 का अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा -3y, और यहाँ पर आ जाएगा, अगर √2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, -7y इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, तो हमारा बना -7y इक्वल्स टू 0, विच मीन्स y इक्वल्स टू 0, मतलब एक हमारा आ रहा है y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जब आप इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 0 इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट। तो ये एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी एक हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। अब इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इट सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इज सेइंग कि अ फ्रैक्शन, let's say I have a fraction x by y, ठीक है। let the fraction be x by y, इसको let कर लेंगे हम स्टार्टिंग में,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब स्टेटमेंट पढ़ो। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हम 2 ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तब हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू बन रही है 9/11। ठीक है, ये हमारा बन गया 1। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये समझो कि ये एक सोल्यूशन बना हमारा, एक इक्वेशन बनी हमारी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ो कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो बस अब हमें क्या करना है, एक बार 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में एंड 3 ही ऐड करना है डिनोमिनेटर में, एंड देन वी आर गेटिंग अ फ्रैक्शन 5/6। ये कुछ दूसरा बना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक तरह से। ठीक है, तो 11 को यहाँ पे किया तो ये बन गया 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो इधर ले आओ 11x माइनस 9y, और कांस्टेंट टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 18 माइनस 22 बेसिकली -4। तो आप इसको दे दो, अब जैसे हमने इसको 1 और 2 दिया था ना, तो हम इसको दे देते हैं, चलो 3 नाम दे दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी, तो इसको हमने बॉक्स में रख दिया ताकि वो टीचर को दूर से नजर आए कि हाँ बच्चे ने ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो मतलब जब एग्जामिनर का एफर्ट कम लगता है ना, तो अल्टीमेटली नंबर आपके ज्यादा जाते रहते हैं पॉकेट में, क्योंकि उसको पता लगता है कि हाँ यार बच्चे ने बिल्कुल मेरे लिए काम आसान कर दिया, और कैसे एकदम मोती जैसा परो रहा है क्वेश्चन को, सोल्यूशन को मोती की तरह परो रहा है कि मुझे मतलब यहाँ से बैठे को दिख रहा है कि हाँ ये इसने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, और हाँ ये इसकी एक्स की वैल्यू, ये इसकी वाई की वैल्यू, उसको ढूंढना ना पड़े। एग्जामिनर के लिए काम आसान करो तो वो अच्छे अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो जितना हो सके ऐसे आपने हाईलाइट कर करके पेपर में लिखना है, ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, राइट। अब ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 बिकम्स -3। तो दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो इसको भी आप बॉक्स में लिखो, क्योंकि यही 2 इक्वेशंस को हम यूज करने वाले हैं। इसको हमने 4 नाम दे दिया। अब वही चीज है, दोनों में से जो कन्वीनियंट लिखता है उसमें से आप x की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो इसमें से निकालो x की वैल्यू। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या बन रही है। अगर हम निकालें x इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं ये 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा -3 और डिवाइड हो जाएगा बाय 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, राइट। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है तो 11 इंटू 5y माइनस 3/6, उसके बाद आ जाएगा माइनस ऑफ 9y इक्वल्स टू -4। बिल्कुल, बस अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व करो। यहां बन गया 55y माइनस 33। हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 9 6 हमारे पास आ जाएगा 54y, और इधर भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 54y माइनस 55 माइनस 54 आ गया y, और इधर आ जाएगा -24 प्लस 33। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस फिफ्थ इक्वेशन। तो इससे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अब निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, निकालते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आया x इक्वल्स टू 9 डालना है ना y की जगह पे, तो 9 डालो -3/6। तो 9 5 45 -3/6 विच इज 42/6 एंड विच इज 7। तो मतलब x की वैल्यू आई 7। तो 7 को भी ऐसे बॉक्स में डालना नहीं भूलना। ठीक है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शन। पूछा क्या है, फ्रैक्शन पूछा है। तो मतलब बेसिकली हमें x अपॉन y उनको एज अ आंसर देना है। तो सिंस x की वैल्यू हमारे पास आई 7 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमारा बन गया x अपॉन y। x इज 7 अपॉन y इज 9। सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये एनसीईआरटी में से उठाया है मैंने क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे करना है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इट सेज
A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered. मतलब एक जब सिटी में कोई बंदा टैक्सी चला रहा है, उसने क्या किया, उसने ये क्राइटेरिया रखा है कि इतने पैसे तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्लस आगे कितने लूंगा वो डिपेंड करता है कि आपको कितने दूर जाना है, आपको कितने किलोमीटर्स की राइड लेनी है। ठीक है, तो टैक्सी वाले ने क्या बोला कि एक फिक्स चार्ज तो मैं लूंगा ही। तो मैं अगर बोलूं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, वो हमारा हो जाएगा x रुपीज। ठीक है जी, तो मतलब टैक्सी वाला कहता कि x रुपीज तो मैं लेना ही लेना है मुझे, बाकी कितना लूंगा वो डिपेंड करता है आप कितनी दूर तक जाते हो, कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करते हो। तो उसके बाद अगली स्टेटमेंट है, जब भी आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ोगे एक एक स्टेटमेंट को पहले अपने माइंड में समझना है कि वो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट में से जो भी आपको इन्फर कर रहे हो, जो भी निकल रहा है, उसको साथ के साथ लिखना है। दैट इज हाउ वी सॉल्व द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद अगली चीज उसने बोली है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। उसने बोला अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो मैं 105 रुपया लूंगा आपसे। तो मतलब बंदा जा रहा है 10 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता कि वो 1 किलोमीटर का कितना रेट लगाया उसने, तो मैं मान लूंगी कि लेट द प्राइस ऑफ 1 किलोमीटर बी वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 किलोमीटर मैंने सपोज कर लिया वाई, इसको एज अ स्टेटमेंट लिख देना। तो मतलब अगर 10 किलोमीटर जा रही हूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा, 10 किलोमीटर इंटू द प्राइस पर किलोमीटर, मतलब 10 वाई। तो मतलब इतना लगा, और टोटल वो कहता कि मैं लूंगा 105 रुपए। आई विल टेक 105 रुपीज। तो दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1। अगली लाइन में वो कहता अगर 15 किलोमीटर जाओगे भैया तब मैं लूंगा 155। तो मतलब x तो मैं लूंगा ही लूंगा जो मेरा अमाउंट है, प्लस आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो आपका बन जाएगा भाड़ा 15 इंटू वाई, और टोटल आपको मुझे पे करना पड़ेगा 155। तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। समझ में आई बात? अब क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली पहले x एंड y की वैल्यू निकालते हैं और बाद में देखते हैं उसके बाद उसने पूछा क्या है। कहता कि फिक्स चार्जेस क्या है ये बताओ, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है ये बताओ। फिक्स चार्जेस मतलब x को पूछ रहा है, चार्ज पर किलोमीटर मतलब y की बात कर रहा है। मतलब पहले तो हमें x एंड y निकालना पड़ेगा, पहले इतना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो x एंड y निकाल लेते, तो इसमें से जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रही है वो उठाओ और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये क्वेश्चन वैसे एलिमिनेशन मेथड से काफी आसान हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, बट सिंस वी आर स्टडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको जी। तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे मुझे ये 10 वाला ज्यादा इजी लगता है तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 105 माइनस 10y। x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 105 माइनस 10y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में डालते हैं x की वैल्यू, तो मतलब 105 प्लस 15y, सॉरी 105 माइनस 10y। रुको यहाँ पर पहले माइनस 10 लिखती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चेंज कर लेते हैं कलर भी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y का एज इट इज 15y, और यहाँ पर आ गया 155। ठीक है जी, अब ये मेरे पास बन गया 10y, 15 में से 10 गए तो ये बन गया मेरे पास 5y, एंड 155 में से 105 गए तो मेरे पास बन गया 50। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 10। तो y की वैल्यू आ गई 10, तो इसे डालो डिब्बे में, ये तो जरूर करना है। ठीक है, ट्रस्ट मी बहुत नंबर मिलेंगे ऐसे। ठीक है, y की वैल्यू 10 आई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 3 में डाला तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू वाई, मेरा आया 10, है ना। तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 5। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 5। तो मतलब मैंने ये वाला पोर्शन निकाल लिया, फिक्स चार्ज भी निकाल लिया और चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। मुझे पता है कि टैक्सी वाले भैया ने x तो अमाउंट लेनी ही लेनी है, उसके ऊपर 25 किलोमीटर जा रहा है तो मतलब 25y तो उसको लेना ही लेना है, तो ये निकालना है। अब सिंस x मेरे पास 5 है और 25 और y मैंने निकाला 10, तो मेरे पास क्या बना 5 प्लस 250,
तो आंसर मेरे पास आ गया 255 रुपीज मुझे भैया को देने पड़ेंगे अगर मुझे 25 किलोमीटर्स तक जाना है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी सिर्फ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बट आरएस एंड आरडी में मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है जी, तो अब बारी है आपकी होमवर्क क्वेश्चन की। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob 5 year hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years hence का मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसको कैसे करना है। तो 5 year hence का मतलब अगर हम प्रेजेंट एज, जेकब की प्रेजेंट एज को हम मान लें, प्रेजेंट एज दोनों की मान लेते हैं कि जेकब की प्रेजेंट एज को आप मान लो कि x है और उसके सन की प्रेजेंट एज आप मान लो y है। तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद मतलब उनकी एज जेकब की x+5 हो जाएगी और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी y+5। 5 साल बाद वो कहता जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। अब ये जेकब की एज बन गई, इट इज गोइंग टू बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद की बात हो रही है, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए 5 years अगो की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, मतलब जब x-5 था जेकब का एज और y-5 था उसके बेटे का एज, तब वो क्या कहता है, तब जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तब जो जेकब का एज था दैट वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। बस आगे आपको पता है क्या करना है और सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अब ये सॉल्व कर लोगे? हाँ जी कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। तो जाते जाते लेट मी रिमाइंड यू गाइज कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो, बड़े फायदे में रहोगे। ठीक है, बड़े मजे की डील है। जस्ट विजिट दिस लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपना ग्रेड सिलेक्ट करो, बोर्ड सिलेक्ट करो, डिटेल्स देख लो एंड गेट सब्सक्रिप्शन बटन गाइस, पिक उस पे क्लिक करना है। 1 मंथ का चाहिए, 3 मंथ्स का चाहिए या 6 मंथ्स का चाहिए, आप लोगों ने डिसाइड करना है, बट आई वुड प्रेफर टू गो फॉर 6 months पैकेज एंड देन visit this link and do not forget to apply this coupon code ADK Pro. And one more important thing I want to tell you guys कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो so that you do not miss any updates from our side. So that was all for today. Thank you. Do let me know in the comment section how do you like the video, and also like, share and subscribe to the channel, all my newbies. So bye bye, take care, see you and stay safe.